हम 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी उनके मूर्ति पर माला फहराया था। माला पहनाने वाले भूल जाते हैं कि जो अम्बेडकर के विचारों को लेकर के लड़ रहा है वो तुम्हारे लिए एंटी नेशनल हो गया, वो तुम्हारे लिए धार्मिक भावना आहत करने वाला। अरे भाई, टीवी में बैठ करके रोज दंगा कराने का माहौल बना रहा है, उसमें क्या हो रहा है? जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही है, ये साइबर सेल तब क्या करता है? आपकी धार्मिक भावना भी इस बात से तय होगी कि आपकी सरकार से रिश्तेदारी कैसी है। आप सत्ता प्रोटेक्ट कर रही है। मस्जिदों के सामने जा कर के मुसलमानों को गालियां देना, कहाँ है धार्मिक भावनाएं का आहत होने का? मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। महिला के हाथ से सवर्ण बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था, वो फिर हुआ है। कहाँ है कानून? तमाम चीज़ें उसके साथ न्याय प्रक्रिया होती तो उस पर तो हो ही नहीं रहा। कानून से देश चल कहाँ रहा है? कौन कौन सी चीज़ें कानून से हो रही हैं? इस देश में 18 लाख ईवीएम गायब है। कानून कहाँ बैठा है? जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हो गई, कानून कहाँ है? पुलिस कहाँ है? अभी जो उत्तराखंड में जिस महिला के हाथ से सवर्ण बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था, वो फिर हुआ है। कहाँ है कानून? कहाँ है हिंदू धर्म के रक्षक? इस देश में मस्जिदों के सामने जा कर के मुसलमानों को गालियाँ देना, कहाँ है धार्मिक भावनाएं का आहत होने का? मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। इस देश में दलितों को मारा जा रहा है। आदिवासियों को सिलगेर के जंगलों में 1 साल हो गया, गोली मार दिया, और उसके बाद कह रहे मिस्टेकिंग आइडेंटिटी है। आदिवासी की कोई आस्था धार्मिक भावना नहीं है, महिलाओं की कोई भावना नहीं है। खुलेआम बलात्कार से लेकर के चंदौली यूपी में जो पुलिस ने मार दिया, उसमें कहाँ गई? यानी एक आपकी धार्मिक भावना भी इस बात से तय होगी कि आपकी सरकार से रिश्तेदारी कैसी है। आप सत्ता प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ भी कहीं से खोद के लाओ और कह दो कि ये पूजा करेंगे हम इसकी। कानून कुछ नहीं। अरे इसी देश में 1949 में मस्जिद के भीतर मूर्ति प्रकट हुई, देश मान लिया। तो ये देखिए भाई, नमूनों का देश है। मैं कहता हूँ कि धार्मिक भावना आहत होती है तो कबीर से होती है कि नहीं? ज्योतिबा फुले से होती है, अम्बेडकर से होती है। इनको बैन करो। भगत सिंह भी नास्तिक थे, तो इसका मतलब भगत सिंह भी आज होते तो उनके तो यूएपी लगा के जेल में डाल देते। बुद्ध होते तो क्या करते? इसलिए एक कल्चरल नैरेटिव ये है कि संस्कृति की एक व्याख्या नहीं हो सकती। असहमति की आवाज़ों को डराने और चुप कराने के लिए ये एक संकेत है। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस सारे लोगों को एक इशारा दिया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा हम उसे डराएंगे, हम उसे चुप कराएंगे, परिवार परेशान होगा, जेल में जाएंगे। प्रोफेसर की अपनी डिग्निटी होती है, ये सब कुछ नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोफेसर रविकांत पर क्या हुआ, इसको लेकर के कोई देश में प्रोटेस्ट हुआ? इस देश में जितने हिंदूवादी संगठन है वो बताएं कि प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत हिंदू हैं कि नहीं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। रतनलाल भी तो हिंदू ही है। अरे ये हिंदू संगठन वाले बताएं, हम क्यों बताएं? अगर वो हिंदू हैं तो उनको ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये तो मेरा सवाल है उनसे। जो तुम 80% हिंदू कहते हो, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसी हिंदू में फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह आते हैं कि नहीं आते हैं? जो तुमसे अलग राय रखते थे। तो जो अलग राय रखेगा उसको जेल में डालोगे। मीडिया ने जो ट्रायल चलाया है 3 दिन, उसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया का ट्रायल छोड़िए, ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। 20 साल के बच्चे को गालियां दी जा रही हैं। इस देश में जितने लोग हैं, जितने लोग आपसे अलग राय रखते हैं, अगर वो एक चीज़ सोचिए, फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी, उसी फेसबुक पोस्ट पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, उसका एक नमूना सा पत्रकार है, वो क्या क्या लिखते रहता है, और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर है। झूठ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। फेक न्यूज़ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी कमज़ोर, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित की धार्मिक भावना, उसकी आस्था, उसके विचार, उसके डिग्निटी को अपमानित करिए, आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई कोर्ट में FIR दर्ज कराने नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करेगी। वरना इस देश में जितने लोग गालियां दे रहे हैं, अम्बेडकर को गाली देना रतनलाल से जोड़ करके, ये क्या है भाई? 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी उनके मूर्ति पर माला फहराया था। माला पहनाने वाले भूल जाते हैं कि जो अम्बेडकर के विचारों को लेकर के लड़ रहा है वो तुम्हारे लिए एंटी नेशनल हो गया, वो तुम्हारे लिए धार्मिक भावना आहत करने वाला जो चार्जेस लगाए हैं। अरे भाई, टीवी में बैठ करके रोज दंगा कराने का माहौल बना रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ये सवाल है। लेकिन उन्होंने जो सवाल किया वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में, यदि शायद वो शिवलिंग है तो ये सब मैं तो वही कह रहा हूँ, इस पर तो डिबेट ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही हैं, ये साइबर सेल तब क्या करता है?
जितने लोगों को माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, अरे भाई आप हमसे असहमत हो गए, आप हमारे परिवार को गाली देते हो, आप हमारी माँ बहनों को गाली देते हो, ये कौन सा तंत्र है? डेमोक्रेसी क्या है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, इस देश में आरएसएस ने हजारों संगठन ऐसे बना के छोड़ दिए कि जो कुछ भी उसको विवादित कराना होता है, नफरत की आग लगवानी होती है, वो कुछ भी पब्लिक डोमेन में डाल देता है। जैसे ही वो फंसते हैं, आरएसएस कहता है ये हमारे लोग नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, किसी ने एक बयान दे दिया कि हम इसे अखंड राष्ट्र बनाएंगे। टीवी में बैठ करके आप उसको मंच दे रहे हो कि बताओ कैसे अखंड राष्ट्र बनाओगे। प्रोफेसर रतन लाल ने अगर कुछ लिखा था तो उनको भी बैठा कर पूछते उनसे कि तुम आप इतिहासकार हो, आपने इसका अर्थ क्या लिया है और तंज किया है, व्यंग किया है। इस देश में अभिधा में सारी बात हो रही है, गोली मार दो, जूते मारो, लिंचिंग कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। आपके समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकालेंगे बीजेपी के लोग। आप बलात्कारी हो, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आप हमला करो, किसी के घर तोड़ दो, किसी की मस्जिद में आग लगा दो, मुसलमानों को गाली दो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सरकार से अलग राय रखने वाले जिग्नेश मेवानी के साथ क्या हुआ? अभी इसी विश्वविद्यालय में जितने छात्र नौजवान हैं, उमर खालिद के भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं पाए हो जिसको तुम आज तक साबित कर पाओ, फिर भी 2 साल से वो जेल में। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भारतीयता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ, 2 साल से जेल में है। पर इसमें सरकार इन्वॉल्व कहाँ है? इसमें यही तो है एडवोकेट है। एडवोकेट भाई देखिए, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था राम मंदिर का, उसका क्या हुआ? राम मंदिर बन गया, अब बनाओ। मथुरा काशी बाकी थी, उस पर लग गए। 24 के चुनाव की तैयारी हो रही है, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला जा रहा है, पूरे देश में झूठ और नफरत की आग लगाई जा रही है। इस झूठ, नफरत और तमाम तरह के तोड़ने की जगहों पर विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जो जोड़ने का काम करती है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहस करता है। विश्वविद्यालय आपसे पूछता है कि आप हमसे असहमत हैं तो क्यों हैं, उसका तर्क दीजिए। यहाँ पर तो सीधे आप प्रोफेसर को जेल में डाल रहे हैं, फिर तो आपने बहस की सारी उम्मीद खत्म कर दी है। आपका क्या सवाल था, बताइए। सर सवाल ये है कि क्या अब शिक्षक या प्रोफेसर कुछ बोलने से पहले ये देखेगा कि किसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है या नहीं, या वो तथ्यों पे बात? नहीं, ये इस देश के सभी नागरिकों को एक मांग करनी चाहिए तुरंत इस केंद्र सरकार से कि वो एक ऐसी सूची जारी करे जिसमें लिखा हो कि किन किन बातों पर करने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है। एक लिस्ट बनाओ उसको। अरे सुनिए ना, पहले आप एक बात बताइए कि जिस चीज़ को धार्मिक भावना आहत करने को आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि धर्म पर अगर बात करेंगे तो धार्मिक भावना आहत हो गई। दूसरा व्यक्ति कोई अलग राय रखता है धर्म पर, तो उससे आपकी धार्मिक भावना नहीं आहत होती। एक धर्म की मस्जिद के सामने जाकर उनको गाली दे रहे हो, उसकी कोई भावना नहीं है। दलितों को इस देश में मारा जा रहा है, तो दलित होने की कोई भावना नहीं है क्या? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस्तर, हसदेव के जंगलों और सिलगेर के जंगल में 1 साल से ज़्यादा हो गया आदिवासी मार खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनकी कोई भावना नहीं है, वो राष्ट्र नागरिक नहीं है। और हिंदू राष्ट्र वाले भी इस बात का जवाब दें, जो कहते हैं 80% हिंदू हैं, 1 हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है, तो ये सारे लोग क्या आदिवासी, दलित, प्रोफेसर जो तुमसे अलग राय रखेगा वो हिंदू नहीं है। इसलिए ये सरकार से पब्लिक डोमेन। और मेरी टिप्पणी क्या है, किसी सरकार से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि तुम्हारे मुताबिक हम बोलेंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने का नैतिक धर्म ये है कि आपको जो सही लगता है तथ्य व तर्क के साथ आप उसको बेबाकी से बोलिए। अगर आप क्लास में या कहीं पे फूले अम्बेडकर या पेरियार के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये डिसाइड करके पढ़ाएंगे कि क्या बात हम बोले जिससे सुनने वाले की धार्मिक भावनाएं ना आहत हो? मतलब आप उनको कोट भी करेंगे तो चुनना पड़ेगा? नहीं, चाहते तो वो यही है, चाहते तो वो यही है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी में कबीर को पढ़ाता हूँ। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताछड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका क्या करेंगे? अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन के। भगत सिंह को कहाँ रखोगे? घोर नास्तिक व्यक्ति थे। पेरियार को कहाँ रखोगे? और इनके सारे लिटरेचर इंडियन गवर्नमेंट ने छापे हैं, राज्य के विश्वविद्यालयों में कई जगहों पर पढ़ाया जाता है। आप भी प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इन लोगों की जयंती पर, पुण्यतिथि पर माला पहनाता है, तो एक बार बता दें कि इनकी बात करना गुनाह है। ज्योतिबा फूले पर माला पहनाया कि नहीं पहनाया? पेरियार पर बात करते हैं कि नहीं? अंबेडकर पर बात करते हैं कि नहीं? ये सारे लोग तो तुमसे अलग राय रखते थे। अंबेडकर कहते थे हिंदू राष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा खतरा है, तो अंबेडकर पे क्या बात करने पे गुनाह हो जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए कुत्ते को भी पूजा जाता है, उसको क्या कहा जाए? अरे उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूँ किसकी किसकी पूजा होती है ये उनका विषय है।
मुझे नहीं पूजा करनी है, मुझे तुम्हारे धर्म को नहीं मानना है, इसका भी हक भारत का संविधान देता है। इसको भी इस देश के तमाम लोग हैं जो नास्तिक हैं, हम नहीं मानते आपके धर्म की आस्था को, क्योंकि हमारे आस्था कुछ और हो सकती है, हम नास्तिक हो सकते हैं। लेकिन आपकी भावना आहत हो रही है तो आप चूंकि पावर में हैं, सरकार के लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पुलिस तुरंत गिरफ्तारी दे रही है। ये पुलिस तब कहाँ गायब हो जाती है जब कमजोर की भावनाएं आहत हो। इस देश में ताकतवर हैं आप, सरकार में बैठे हैं, तो उनकी भावनाएं हैं, बाकी का कुछ भी ध्वस्त हो जाए उनका कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देश बनता कैसे है भाई? प्रोफेसरों को आप कह दोगे कि मौका नहीं है बोलने का, धर्म के खिलाफ मत बोलो, तो यही तो वो चाहते हैं। आप उनसे अलग राय रखते हो तो मत बोलो, आप खामोश हो जाओ। और खामोश करने का ये डर है। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में गए, हम नहीं बोले, आप उनको नहीं बचा पाए, 2 साल से जेल में है। आनंद तेलतुंबड़े 2 साल से जेल में है। उमर खालिद 2 साल से ऊपर हो गया जेल में है। ऐसे तो जेल में एक एक कर डालते जाएंगे। और जब डीयू के प्रोफेसर की हाल है, इस देश के समाज के लोगों को सोचना होगा कि जो आपके लिए बोलता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके हक हुकूक की बात करता है, उसको अगर फंसा के जेल में डाल दिएगा तो आपका क्या होगा? मैंने अभी बोला प्रोफेसर रविकांत के लिए तो उनके कैंपस में घुस करके गाली दी गई कि मारो, जूते मारो, गोली मारो। और उसमें कौन लोग खड़े हैं भाई? पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी, प्रोफेसर रविकांत ने, FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन उन जो आहत भावना समूह है, जो बात बात पे आहत हो जाता है, जाने कौन सी छुई बुई की धार्मिक भावना है, ये जो बात कहनी है। अच्छा, एक बात है, खुदाई तुम करवा रहे हो, हम तो एक बात ये भी कहते हैं, तमाम बुद्धिस्ट लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि जब खुदाई करा रहे हो तो थोड़ा गहरी करवाना, उसमें नीचे कोई बुद्धिस्ट अवशेष मिलेगा। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ के पीछे एक विमर्श खड़ा है कि शंकराचार्य ने किस चीज़ को मठ बनाया था, उसके पहले वो क्या थे, इसको सिलेबस से निकाल दोगे तो बाल नरेंद्र की कथा पढ़ाओ कि भगवा लेकर के मगरमच्छ भाग गया तालाब में और बाल नरेंद्र कूद गया, मगरमच्छ से भगवा झंडा भी ले आया, मगरमच्छ का बच्चा भी ले आया। यही सब पढ़ाओ तुम सिलेबस में। CBSE का सिलेबस बदल दिया, NEP को बर्बाद कर दिया, नई शिक्षा नीति ला करके। यही चाहते, कैंपसेस को बदनाम करो, बुद्धिजीवियों को बदनाम करो, जो तर्क करता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उसको चुप करा दो, जनता अपने आप चुप हो जाएगी। तो ये संकेत हैं, ये घटनाएं नहीं, ये संकेत हैं। और प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को तत्काल हम लोग उनसे कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि अगर आप अपने बीच के किसी प्रोफेसर को नहीं बचा पाएंगे तो आप कौन जाएगा गाँव में बचाने? किसी को पुलिस मार रही है, किसी को संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, तो उसको कौन बचा पाएगा? ये हमारा सवाल है। लगातार प्रोफेसर रतन लाल अपनी सुरक्षा की मांग करते रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। उनकी जान की कीमत हो सरकार की नज़र में तब तो उसको खतरा बताया जाए। इस देश में कमज़ोर लोगों की जान की कीमत नहीं है। लोग कीड़े मकोड़े की तरह इस देश में रह रहे हैं। चलिए गांव में आप देख लीजिए, रहने को घर नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए, रोजगार जो देने की बात कही थी वो नहीं दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और उस पर ध्यान न जाए कि रोज मंदिर मस्जिद, रोज आप कोई ना कोई यही खबर, पूरा टीवी चैनल बैठ करके उनको मंच दे रहा है। 15 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 45 करोड़ मिला करके उनको अखंड राष्ट्र बनाएंगे, टीवी पर इस पर डिबेट हो रही है, तब किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत हो रही। हम कह रहे हैं हमारी भावनाओं की कोई कद्र है कि नहीं, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है ये, अपने कैंपसेस को बचाने की लड़ाई है। कैंपस का मतलब ही होता है अलग अलग विचार के लोगों को जगह दी जाए ताकि वो अपनी राय रख सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी की राय से असहमत होते हैं, लेख लिखिए, किताब लिखिए, उनके ऊपर तर्क करिए, सेमिनार कराइए। पुलिस कहाँ से बीच में आ जाती है? कौन लोग ये जो मुकदमा कराया है उसका इससे क्या मतलब भाई? जिन्होंने रतन लाल के बेटे को माँ बहन की गालियाँ दी हैं, धमकी दी है मारने की, उसका क्या होगा भाई? उनके परिवार की कोई अस्मिता नहीं है। ये सवाल है। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमज़ोर मजलूम लोगों के खिलाफ इस देश की सरकार है। इस देश के आम आवाम को एकजुट होकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। सर क्या देश ऐसे ही चलेगा? जो इनके खिलाफ बोलेगा उन्हें जेल कर दिया जाएगा? कैसे चलेगा भाई? आप हैं, हम हैं, यहाँ देखिए हो रहा है प्रदर्शन। जब तक भारत का संविधान बचा है, मैं अभी भी मानता हूँ कि इस देश में बहुसंख्यक लोग हिंसक नहीं हैं, बहुसंख्यक लोग कमज़ोर नहीं हैं। इस देश में अभी भी बस आम आवाम को डराया जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही अपने डर को दूर करेंगे ना, ये जो लोग डरा रहे हैं वो बेसिकली डरपोक हैं, इसीलिए पुलिस का सहारा लेते हैं, जुडिशरी का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। हम अगर लड़ेंगे तो वो हारेंगे, हम जीतेंगे। 2 दिन पहले होम मिनिस्टर इस देश का आकर के
एक नज़ीर देता है। पता नहीं वो विश्वविद्यालय कितनी बार गए होंगे, लेकिन विश्वविद्यालय में आकर के सीख दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय विचारधाराओं के अखाड़े नहीं बनने चाहिए, विचारधाराओं पर संवाद होना चाहिए। मेरा सवाल है, इस देश को एक विचारधारा के रंग में रंगने वाले कौन है? इस देश में एक ही व्यक्ति, एक ही विचार है जिसकी धार्मिक भावनाएं हैं। इस देश में क्या एक ही विचार रहेगा? आपसे अलग कोई राय रखता है तो आप उसको विश्वविद्यालय से भी बाहर कर देंगे, तो बाकी जगह पे क्या होगा? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अगर अभिधा लक्षणा व्यंजना में बोलते हैं तो मेरा सवाल है कि न तुम्हें व्यंजना समझ में आ रही है, न लक्षणा समझ में आ रही है, तुम उन्हें सीधे जेल में डाल रहे हो। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत दलित समाज से आते हैं, उन्होंने बाकायदे किताब का नाम लेकर कोट किया टीवी डिबेट में। ये कौन लोग हैं जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हैं और उनको संरक्षण किसका प्राप्त है कि वो विश्वविद्यालय में घुस करके एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को गोली मारो और जूता मारो का नारा देंगे और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी? ये मेरा सवाल है उनसे। प्रोफेसर रविकांत लिखित में शिकायत दिए और उसके बाद 2 दिन बाद उनके ऊपर हमला हुआ। क्या इन विश्वविद्यालयों को आप ऐसा बना देना चाहते हैं? इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर मारे जाएंगे? अब मेरा सवाल दूसरा है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मेरा सवाल यह है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं उनसे पूछता हूं, 14 अप्रैल को इस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने जाता है, तो मेरा सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर से तुम्हारी धार्मिक भावना आहत होने लगी क्या? मैं जो कह रहा हूँ, 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता व बंधुता विरोधी है और वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। कल को तुम कहोगे कि डॉक्टर अंबेडकर से हमारी भावना आहत हो गई तो तुम उन्हें बैन कर दोगे। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी, जिसे भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया है, अब अगर यही हुआ तो हम यहाँ से ये भी घोषणा करते हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जितने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं, इन्हें विश्वविद्यालयों की 4 दीवारियों पर खड़े होकर के हम उनका पाठ करेंगे और देखते हैं कि किसकी धार्मिक भावना आहत होती है। हमारी धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं। इस देश में भगत सिंह घोर नास्तिक व्यक्ति थे। भगत सिंह हिंदुत्व के विरोध में थे। भगत सिंह एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। अगर मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं तो क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होंगी तुम्हारी बातों से? इस देश में हर दिन किसी मस्जिद के सामने जाकर एक धर्म मुसलमानों के खिलाफ तुम मारो काटो के नारे लगा रहे हो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? इस देश में बस्तर बकसवाह के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में और यहाँ पर 1 साल पूरा हो गया सिलगेर के जंगलों में, इस देश की सरकारों ने 4 आदिवासियों को गोली मार दिया और संसद में खड़े होकर कहते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, आदिवासी लड़ रहे हैं, पुलिस जुल्म कर रही है। आदिवासियों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। इस देश में जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई, दलितों की कोई धार्मिक भावना नहीं, कोई उनकी भावना ही नहीं है, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इस देश में अभी उत्तराखंड में एक और ये सवाल मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से है, तुम कहते हो कि इस देश के 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। आप कहोगे बेरोजगारी है तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक है, आप कहोगे महंगाई है तो वो कहेंगे 370 हटा दिया, आप कहोगे शिक्षा बर्बाद हो रही है तो वो कहेंगे ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग मिलेगा, आप कहेंगे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो वो कहेंगे अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कुछ भी इस देश में किया जा रहा है केवल इसलिए कि रोज उन मुद्दों पर बहस न हो जो इस देश को बनाने और बचाने वाले मुद्दे हैं। प्रोफेसर रतन लाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है और ये एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को अगर आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, कल्पना करिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत के कैंपस में घुसकर मार सकता है, कल को क्या करेगा? ये सवाल मेरा है और ये मेरा डर है। मैं इसीलिए सीधे केंद्र सरकार और आरएसएस पर एक आरोप लगाता हूं। इस देश में क्या यही काम किया जाएगा कि एक ही विचारधारा ही पूरे देश की विचारधारा हो गई? मैं तो कह रहा हूं, मैं कबीर को पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कबीर तो तुम्हारी रोज धार्मिक भावना आहत करते हैं, कल को तुम कबीर को सिलेबस से निकाल दोगे।
तुम रविदास को कहाँ रखोगे? तुम तथागत बुद्ध को कहाँ रखोगे? पेरियार को कहाँ रखोगे? इसलिए इस देश में सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। ये एक बड़ी घटना है। आरएसएस चाहता है कि इस देश को एक विचारधारा, वो कहते थे ना, एक पार्टी, एक नेता, एक चुनाव, एक मुद्दा हो, वैसे इस देश में एक ही विचारधारा हो, एक ही संगठन हो, आरएसएस। बाकी किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय में खड़े होकर अगर हम ये नहीं बोल पाएंगे तो फिर बाकी जगहों पर तो बुलडोजर चला दोगे तुम तो वहां कहीं कोई कानून नहीं है। जिन्होंने हमला किया, आखिरी बात, तुमने कहा फेसबुक पर उनकी टिप्पणी गलत थी, तो उनको माँ बहन की गालियां देने वालों की टिप्पणियां क्या थी? रतन लाल के बेटे के खिलाफ जो इतना अभद्र भाषा में रोज ट्वीट हो रहा है, रोज लिखा जा रहा है, उससे क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? इस देश में आरएसएस एक ऐसा ऑक्टोपस बन गया है जिसके 1000 हाथ हैं। किसी को छोड़ दिया है कि जाओ धर्म संसद करो, गालियां दो मुसलमानों को, कोई धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। इस देश में दिल्ली में भगवा रंग का संविधान बना करके सेमिनार करके यहाँ पर कहा गया कि भारत का संविधान खराब है, हम भारत का भगवा संविधान लाएंगे, किसी की भावना आहत नहीं हुई। इस देश में यहाँ संविधान जलाया गया, तब भी भावना आहत नहीं हुई। तो इस देश में मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, किसान मजदूरों की कोई भावना नहीं है। इस देश में भावना केवल उनकी है जिनकी सरकार है। और पुलिस, दिल्ली पुलिस इतनी शानदार है, उसको पता है कि उसके आका कौन है। जो तड़ी पार खुद रहा हो उसे पता है कि कैसे जेल में डाला जाता है। रात के अंधेरे में वहाँ जा कर के तुम उनको पकड़ के ले जा रहे हो, घर वालों को कोई कम्युनिकेशन नहीं, पूरी रात पता नहीं कि प्रोफेसर रतनलाल कहाँ हैं। इसलिए मैं ये बात कहने आया हूँ साथियों कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इस मुल्क के आइन को बचाने की लड़ाई है, इस मुल्क की साझा संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, इस देश में सामाजिक न्याय को बचाने की ये लड़ाई है। अगर प्रोफेसर रतनलाल को हम नहीं बचा पाए और उनके इस अपमान का बदला नहीं ले पाए, बदला मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी में, हम प्रतिरोध दर्ज करेंगे, हम भारत का संविधान लेकर चलेंगे। विश्वविद्यालयों को विचारधारा का अखाड़ा नहीं बनाना है, लेकिन संवाद करना है। इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पैगाम हमारा है कि हम अब खामोश रहने वाले नहीं हैं, हम खामोश नहीं रहेंगे। इस देश में अगर अभी हम खामोश हो गए तो साथियों याद रखिएगा, बाद में शायद हमें बोलने का मौका ही ना मिले। इसलिए मुट्ठी बांध करके हम एकजुट होने का संकल्प लें और आगे जो भी यहाँ से रणनीति बनती है, हम लगातार उस पूरी रणनीति में शामिल रहेंगे और अपने प्रोफेसर को, अपनी विचारधारा को, भारत के संविधान को बचाने की हर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे जो हमारे वक्त में लड़ना जरूरी है। क्योंकि इसी जगह पर हमने प्रोटेस्ट किया था प्रोफेसर हनी बाबू को, वो ओबीसी समाज से आते थे, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करके नाम पर 2 साल से जेल में हैं, कौन बचा पाया उनको? प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े 2 साल से जेल में हैं, उन्हें कौन बचा पाया? अगर हम अपने प्रोफेसर्स को नहीं बचा पाएंगे, अगर कल को उमर खालिद का अभी तक नहीं तय है, तुमने मुसलमानों को इतना अपमानित कर दिया है कि वो तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। दिन रात दंगा, दिन रात टीवी पर जहर, और उसके बीच में हम कौन लोग हैं? हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, संविधान के लोग हैं। भगत सिंह और अंबेडकर को साथ लेकर, अशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल को साथ लेकर, फूले पेरियार को साथ लेकर, भारत के संविधान को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। तो साथी रतनलाल बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।